के GS2 के कुछ टॉपिक्स को शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका कवर पेज कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसका पहला टॉपिक जो है पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया। देखो, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। याद ना होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि किस बारे में बात की गई है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो समझ नहीं आएंगे इसमें, बट दैट्स ओके। हमें हर चीज़ इसमें याद नहीं करनी है। ठीक है। पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हुआ था कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि हमारी जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हमारी इमेजेस, हमारी वॉइसेस का मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, AI के थ्रू। तो ये चीज़ उन्होंने बोली वहाँ पे जाके। बट द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनालिटी राइट्स होते क्या हैं। पर्सनालिटी राइट्स जो है दे आर द लीगल राइट्स। ठीक है, वो उनमें होता क्या है कि वो किसी भी इंसान के नाम, उनकी इमेज, उनकी लाइकनेस, सिग्नेचर, वॉइस वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, ताकि उनका अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ठीक है। इनको जो पर्सनालिटी राइट्स है दे कम अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी की बात की गई है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी चीज़ें क्या बताई गई हैं इसके अंदर। ये देखो, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 एक्ट्स हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड टॉर्ट वाला। इसमें हमें ये तीनों याद रखने हैं, और बस ये याद रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं रखने। देखो, कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 का, उसके अंदर बात की गई है परफॉर्मर्स के राइट्स के बारे में। ठीक है। दूसरा, ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर ये कहा गया कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्रेडमार्क करवा सकते हैं अपने नाम, सिग्नेचर्स, कैच फ्रेजेस को। कैच फ्रेजेस क्या होते हैं कि कोई चीज़ किसी ने बोली और वो बहुत फेमस हो गई कुछ टाइम के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो किसी फेमस इंसान ने बोली है। ठीक है, ये होते हैं कैच फ्रेजेस। सेलिब्रिटीज़ इनको ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। कॉमन लॉ टॉट ऑफ पासिंग ऑफ, इसके अंदर ये कहा है कि जो फॉल्स एंडोर्समेंट्स होती हैं वो ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, और मिसयूज़ ऑफ गुडविल ना हो। ठीक है। एंडोर्समेंट्स क्या होती हैं? साइन या कोई स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवल दैट शोज सपोर्ट फॉर समवन या समथिंग। इसी को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि एंडोर्समेंट्स का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। देखो, ये बहुत सारी हैं ये एक्ट्स वगैरह, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर। ये आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें पहला जो दिया है वो है आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर प्राइवेसी को अपहोल्ड किया था। इस चीज़ से रिलेटेड है, हमें बस ये याद रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। रजनीकांत केस मद्रास हाई कोर्ट 2015 में, उसके अंदर ये कहा गया था कि किसी अनऑथराइज्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं नाम या इमेज को, इवन विदाउट प्रूफ ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई चीज़ सच नहीं है। ठीक है, सच नहीं है मतलब झूठ है, लेकिन आप किसी को यकीन दिला रहे हो कि नहीं नहीं ये झूठ नहीं है, तो सच है। तो इस चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। अनिल कपूर वर्सेस वेरियस एंटिटीज दिल्ली हाई कोर्ट 2023। इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है वॉइस, कैच फ्रेजेस एंड पर्सोना को। ठीक है। क्लैरिफाइड फ्री स्पीच, एक्सेप्शन फॉर सटायर एंड पैरोडी। कैच फ्रेजेस क्या होते हैं मैंने बता दिया। सटायर का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन या आइडिया या बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली। ठीक है। पैरोडी मतलब पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच या म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी या समथिंग इन अ फनी वे। तो ये चीज़ बस ये याद रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, एंड मेन वर्ड्स थोड़ा ध्यान में रहेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। जैकी श्रॉफ केस दिल्ली हाई कोर्ट 2024। प्रोहिबिटेड मिसयूज ऑन ई कॉमर्स एंड AI चैटबॉट्स एंड स्ट्रेस्ड ऑन ब्रांड इक्विटी डाइल्यूशन। ब्रांड इक्विटी डाइल्यूशन मतलब वीकनिंग ऑफ ब्रांड्स वैल्यू एंड इमेज। अरिजीत सिंह वर्सेस कोडाइल वेंचर्स बॉम्बे हाई कोर्ट 2024।
इसके अंदर ये कहा गया कि आप ये जो वॉइस क्लोनिंग होती है ना, यूजिंग एआई रूल्ड एआई को यूज़ करके, सॉरी, जो किया जाता है, इस चीज़ पर बात की गई थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, और इसके अंदर ना एक और मैं यहाँ लिखती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि ये वाला जो केस है, सपोज आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट्स दे के आ सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पर्सनालिटी राइट्स वर्सेस फ्री स्पीच। देखो, ये हमें बस ये इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, नॉट फॉर प्री। पहला पॉइंट ये है कि जो आर्टिकल 19(1)(a है वो हमें कहता है कि फ्री स्पीच की वो गारंटी देता है, लेकिन हर एक ये फंडामेंटल राइट है, हर एक फंडामेंटल राइट की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उनकी एक्सेप्शंस भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इस फ्री स्पीच की रिस्ट्रिक्शंस या एक्सेप्शंस कहाँ दी गई हैं? आर्टिकल 19(2) में। ठीक है, परमिसिबल यूजेस, आप कहाँ इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो? लेम्पून मतलब क्रिटिसाइज समबडी या समथिंग पब्लिकली इन अम्यूजिंग वे, लेम्पून। सेटायर, पैरोडी, न्यूज़ रिपोर्टिंग, आर्ट, स्कॉलरशिप में। बट कहाँ नहीं कर सकते? कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, फॉल्स एंडोर्समेंट्स, डिग्रेडिंग डीप फेक्स। ठीक है, डीएम एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस 2010 का ये केस है, cautioned against over expansion that may stifle free speech. So this is again for answer writing. अच्छा, मैंने ये ऊपर लिखा ही है कि ये आंसर राइटिंग के लिए है। चैलेंजेस एंड डिजिटल एरा, देखो ये भी आंसर राइटिंग के लिए है सिर्फ। एआई एंड डीप फेक्स बहुत है। देखो ये सब चीज़ें जो इसके अंदर दी गई है ना, ये सिर्फ पढ़नी है। ये जो ये सब चीज़ें दी गई है ना, ये सब चीज़ें रीड करनी है बस, लेकिन याद ना हो तो दैट्स ओके। बट ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना येलो से, ये याद रखना है। चैलेंजेस क्या है कि एआई एंड डीप फेक्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइवेसी एंड डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। रैपिड प्रोलिफरेशन, देखो प्रोलिफरेशन का मतलब ये स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेड लॉज, कोई एक सिंगल स्टेट्यूट नहीं है पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे अलग 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 दे रखे हैं, लेकिन कोई एक सिंगल ऐसा पावरफुल सा बहुत इम्पॉर्टेंट सा राइट हो वो नहीं है। विमेन वल्नरेबिलिटी, देखो औरतों के साथ तो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये मिसयूज़ होता ही है, पॉर्न एंड मॉफ्ड इमेजेस उनकी होती हैं। सेंसरशिप रिस्क, ओवर एक्सपेंशन में चिल सेटायर, पैरोडी और पॉलिटिकल क्रिटिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वे अहेड, क्या किया जा सकता है फिर? एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो ढंग की, कोई इम्पोर्टेंट कोई ऐसी बहुत पावरफुल सी एक पावरफुल आई एम सेइंग विद एक मतलब बहुत जो फ्रेगमेंटेड लॉज हैं उनकी जगह, छोटे छोटे लॉज की जगह ना, एक आप बहुत ही एक ऐसा लॉ बनाओ जो कि बहुत इस पे आप जिसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकें ठीक से। ठीक है, अलग अलग की जगह एक ही बनाओ। एआई को रेगुलेट करो, क्लियर एक्सेप्शंस लाओ कि भाई प्रोटेक्ट सेटायर, क्रिटिसिज्म एंड एकेडमिक यूज टू अवॉइड ओवर रीच। जेंडर सेंसिटिव सेफ गार्ड्स हों, क्योंकि विमेन के लिए सबसे ज़्यादा ये विमेन की पिक्चर्स को मिसयूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो ना हो। अवेयरनेस फैलाओ सबसे ज़्यादा। ठीक है, देन कंक्लूजन, मैंने ये रेड से मार्क किया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग एंड ऐसे अगर इधर से कुछ आता है। देखो, पर्सनालिटी राइट्स जो हैं दे आर इमर्जिंग एज अ वाइटल शील्ड फॉर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी इन एआई ड्रिवन डिजिटल एरा। एआई ने चीज़ें अगर अच्छी की है तो बिगाड़ी भी है बहुत। ठीक है, तो पर्सनालिटी राइट्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया टू शील्ड आर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। ठीक है, एंड प्राइवेसी ऑल्सो। कोर्ट्स हैव स्टेप्ड इन टू फिल द लीगल वैक्यूम, जो जहाँ ज़रूरत है कोर्ट्स आए हैं हेल्प करने के लिए।
बट फ्रेगमेंटेड प्रोटेक्शन, फ्रेगमेंटेड लॉज जो अलग अलग इतने सारे हैं ना, वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत क्या है, अ बैलेंस्ड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके डिग्निटी एंड उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी आइडेंटिटी को हम, उनकी प्रिवेसी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो क्या ज़रूरी है, बैलेंस्ड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अब। ठीक है, नेक्स्ट इज 130th अमेंडमेंट बिल, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि ये अभी बिल है। ठीक है, अभी बिल की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ। ये बिल कहता क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स, अगर वो 30 दिनों तक लगातार कस्टडी में रहे, क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, क्राइम किया है जिसकी सज़ा 5 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये प्री और मेंस आंसर राइटिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने मार्क किया है, कि मैंने आपको बताया कि ये किस चीज़ के लिए है, किसी सीरियस ऑफेंस के लिए है, और ये सेंटर, स्टेट, दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हर जगह के लिए अप्लाई होता है, लेकिन हर जगह के लिए सेपरेट बिल्स हैं। ठीक है, ग्राउंड्स क्या है रिमूवल के, 2, सीरियस ऑफेंस हो, या तो कि भाई ऐसा आपने कोई ऑफेंस कर दिया है जिसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की है। कस्टडी क्लॉज, मतलब कि आप, जो ज़रूरी है कि आप अंडर अरेस्ट होने चाहिए हो और आप डिटेंशन में होने चाहिए हो 30 दिनों तक लगातार। ठीक है, प्रोसीजर क्या है रिमूवल के लिए, देखो, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कब, 31वें दिन तक। ठीक है, स्टेट का कोई मिनिस्टर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं उस स्टेट के गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय 31st डे। अगर दिल्ली के मिनिस्टर्स हैं तो उनको रिमूव कर सकते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खुद हैं तो वो खुद ही रिजाइन कर दें 31वें दिन तक, एंड अगर नहीं करते हैं तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि वो नहीं कर सकते अब यूज ऑफिस को। देखो, अगली चीज ये है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर इस तरीके से रिमूव हुआ है तो वो रीअपॉइंट किया जा सकता है आफ्टर द रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, इम्प्लीकेशंस, इसका असर क्या पड़ेगा। पहला है, देखो, असर, एक तो ये, इसका एम क्या है कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस हो, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो। ठीक है, बट इस चीज़ का पॉलिटिकल मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सिर्फ कस्टडी की, कन्विक्शन की नहीं। तो कैसे, कस्टडी मतलब आप लॉकअप में हो, हिरासत में हो। कन्विक्शन का मतलब कि आप पर केस ये सब चला, कोर्ट ने कह दिया कि आप गिल्टी हो, दैट इज कन्विक्शन। तीसरी चीज होती है एक्विट होना, एक्विटल, कोर्ट सेज यू आर नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पता होना चाहिए। ये जो वकील होते हैं ना, जिन्होंने लॉ पढ़ा होता है या फिर किसी को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है इस चीज़ में, उनको ज़्यादा पता होता है इस बारे में। सो मैंने यहाँ लिख दिया है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज, देखो, सबसे पहला ये है बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इट इरोड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कैसे, बिकॉज पावर जो है डिसीजन की, वो शिफ्ट हुई है पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स से कहाँ चली गई, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। मतलब ये डिस्क्रिशन चलेगी अब इनकी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, बिकॉज उनकी एडवाइस है ना। एंड देन रिमूव कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। तो ये उधर पावर शिफ्ट हो गई है। केशवानंदा भारती केस 1973, पार्लियामेंट ने कहा था कि भाई आप कुछ भी चेंज करो,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज करो, लेकिन भाई बस बेसिक फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बेसिक फीचर ही चेंज हो जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ओनली आफ्टर कन्विक्शन होता है, नॉट प्री ट्रायल डिटेंशन। देखो जो आरपीए है 1951 का, वो कहता है कि भाई आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, चलो, लेकिन ओनली आफ्टर कन्विक्शन, जब कोर्ट कह दे कि आप गिल्टी हो, कस्टडी में आने की वजह से नहीं। ठीक है। AR एंटुले केस 1988 का, प्रोसीजरल शॉर्टकट्स अफेक्टिंग आर्टिकल 21 राइट्स स्ट्रक डाउन, ये चीज़ जो है ये अगेन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है। वीकनिंग ऑफ कोलिजियल कैबिनेट प्रिंसिपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकम्स होस्टेज टू PM एंड CM's एडवाइस। ठीक है। SR बोमई केस था जो 1994 का, उसने ये कहा था कि कैबिनेट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ऐसी नहीं हो रही है। मिसयूज रिस्क थ्रू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, देखो ED और CBI तो ऑलरेडी बहुत उन पर ये बोलते हैं कि भाई ये तो ऑपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट करते हैं। ठीक है। बेल इज स्ट्रिंजेंट अंडर PMLA एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। कस्टडी ऑफन एक्सीड्स 30 days इवन विदाउट प्रूवन गिल्टी। देखो होता क्या है, अगर जो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और ये इतने दिनों तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो तब तक वो कस्टडी में ही रहेंगे। ठीक है। नॉर्मली ऐसा कई बार देखा गया है। तो ये तो फिर बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई है। तो यहाँ तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का अगर यहाँ पे इस चीज़ को मिसयूज़ कर सकती है। डाइल्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस, मेनका गांधी केस 1978 का आया था, जिसमें ये कहा था कि भाई लिबर्टी कैन ओनली बी कर्टेल्ड, या कम की जा सकती है लिबर्टी ओनली थ्रू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल लॉ। लेकिन ये जो 30 दिन का कस्टडी वाली चीज़ है, ये तो भाई ये तो आर्बिट्ररी है, ये तो कहीं समझ नहीं आ रही है अभी। ठीक है। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स, इनके अंदर जो है ये सब याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये याद होना चाहिए कि UK, US और साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही चीज़ें हैं। ठीक है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी, देखो ऐसे तो बार बार फ्रीक्वेंट रिमूवल्स होते जाएंगे ट्रायल के बिना। ठीक है। कोर्ट तो इसमें आया ही नहीं कहीं। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो कैबिनेट की कंटिन्यूटी है वो खराब होगी, गवर्नेंस खराब हो जाएगी। बार बार आप रिमूव कर रहे हो, बार बार रिमूव हो रहे हैं, तो गवर्नेंस कैसे होगी। पॉलिटिकल वेपनाइजेशन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो तो जो ओपोनेंट्स हैं उनको बार बार जेल में ही डालते रहेंगे। ठीक है। फोर्सिंग देयर रिमूवल विदाउट कन्विक्शन, तो ये तो जो रूलिंग पार्टी है उसके पास एक वेपन आ जाएगा। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ पब्लिक मैंडेट, वोटर्स ने अगर किसी को वोट करके चूज़ किया है तो फिर वो क्या है, वो तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। जुडिशियल बर्डन, कोर्ट्स के पास तो बहुत सारी पेटिशन्स आ जाएंगी कि भाई इनको या हमें रिमूव कर दिया गया है, ऐसा हमने नहीं किया था लेकिन हमें तो रिमूव कर दिया, ये देखो। तो ये पेटिशन्स कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है। लॉस ऑफ मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, genuine accountability risks being diluted by partisan misuse। देखो ये जो चीज़ है ना, ये मोरालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़राब चीज़ हो जाएगी। अकाउंटेबल होगा कौन इसके अंदर? वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है फिर? लिंक रिमूवल टू जुडिशियल माइलस्टोन्स, ट्रिगर रिमूवल ओनली आफ्टर अ कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस। देखो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कस्टडी की जगह कन्विक्शन पर बात होनी चाहिए। स्ट्रेंथन जुडिशियल ओवरसाइट, हाई कोर्ट्स जो है उनको आप ये मैंडेट करो कि भाई अगर ऐसा कोई रिमूवल होता है तो आप 7 दिनों के अंदर अंदर उसको रिव्यू करो। ठीक है। सेफ गार्ड कोलिजियलिटी,
इंस्टेड ऑफ यूनिलेटरल पीएम सीएम की डिस्क्रिशन, क्योंकि उन्हीं की एडवाइस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमूव कर सकते हैं ना, सिर्फ उनकी एडवाइस की जगह पूरी कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल बनाओ ना। सबकी बात होनी चाहिए, सबका डिसीजन होना चाहिए, सिर्फ पीएम और सीएम का क्यों। इंश्योर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, क्रिएट एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे ये लोकपाल बनाया हुआ एथिक्स कमीशन वगैरह, जो इस चीज़ इन केसेस को हैंडल करे, ठीक है। प्रमोट वॉलंटरी कोड्स, ये जो रिवाइव द प्रैक्टिस ऑफ रिजाइनिंग ऑन मॉरल ग्राउंड्स, लाइक लाल बहादुर शास्त्री जी ने का यहाँ पे एग्जाम्पल है। उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कस्टडी में हो इस वजह से आपको रिमूव किया जा रहा है, ये ऐसे नहीं, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन, देखो, बिल अटेम्प्ट्स टू एड्रेस अ लेजिटिमेट कंसर्न, मिनिस्टर्स अंडर सीरियस चार्जेस टार्निश गवर्नेंस। ये बात है, अगर कोई मिनिस्टर ऐसा है जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। बट बाई इक्वेटिंग कस्टडी विद गिल्ट, देखो कस्टडी के अंदर गिल्ट नहीं है। गिल्टी आप सिर्फ तब हो सकते हो जब कोर्ट कहता है कि आप गिल्टी हो, दैट इज कन्विक्शन। कस्टडी के अंदर आप गिल्टी अभी तक प्रूव नहीं हुए हो। तो अगर आप ये कह रहे हो कि कस्टडी में होते हुए हमने मान लिया है कि आप गिल्टी हो, ऐसा नहीं होता, कोर्ट कहता है ये। तो कोर्ट जब तक नहीं कहेगा तब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा। तो इट रिस्क्स एग्जीक्यूटिव मिसयूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है। रिफॉर्म मस्ट बी टाइड टू जुडिशियल सेफगार्ड्स एंड ड्यू प्रोसेस। अगर आपको ये चीज़ करनी ही है चलो ठीक है, लेकिन आप फिर इसके अंदर हाई कोर्ट्स वगैरह को ये कहो, जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, कि जब भी ऐसा रिमूवल हो 7 दिनों के अंदर अंदर आप उसको रिव्यू करो, ठीक है। सो इसके अंदर ये बात है। नेक्स्ट टॉपिक है, शुड इंडिया रेज रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। तो अभी ये डिबेट चल रही है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो है ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15(4) एंड 15(5), जो ये कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं, किसके लिए, फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई के लिए, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई की बात की है, एजुकेशन की बात की है। देन आर्टिकल 16(4) कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 16(4)(a) एंड 16(4)(b) ये कहते हैं कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन आप ला सकते हो, ठीक है। और या कोई ऐसी अनफिल्ड वैकेंसी है तो उसके अंदर भी आप रिजर्वेशंस को ला सकते हो। देन कम्स द DPSP, आर्टिकल 46, जो ये कहता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट कर सकती है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस, ओके। तो ये याद रखने हैं। जुडिशियल व्यू क्या है 50% कैप में, मतलब ऐसे कई सारे केसेस हुए होंगे जिनमें रिजर्वेशन के बारे में बात की गई होगी, 50% कैप के बारे में बात की गई होगी, तो वो कौन कौन से हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट मोर फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है। पहला है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। इसमें ये कहते हैं रिजर्वेशंस जो है वो रीजनेबल लिमिट्स में रखी जानी चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। देन केम स्टेट ऑफ केरल वर्सेस NM थॉमस 1975 में। इसमें ये कहा कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी को अपहोल्ड किया गया इसके अंदर, एंड रिजर्वेशंस एज अ मीन्स टू अचीव रियल इक्वालिटी, इस चीज़ को याद रखना है। देन जनहित अभियान एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस, 50% सीलिंग रीअफर्म्ड, कास्ट रिकॉग्नाइज्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास, एंड क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया OBCs के लिए, ठीक है। ये याद रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का क्या मतलब है कि
achieving genuine equality of outcomes by recognizing that different groups have different needs and face different challenges due to historical discrimination. कोई एक ऐसी आप कह सकते हो क्लास है या कास्ट है या ग्रुप है कोई ऐसा जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा उनको आप कह सकते हो बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, तो अभी भी उनको अगर ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है बिकॉज हिस्टोरिकली पहले उन्होंने ऐसा किया था, तो उनको सब्सटैंटिव इक्वालिटी के अंदर रखा गया, उनको सब्सटैंटिव इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है. शुड इंडिया रेज रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%? क्या इंडिया को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए? तो हम सबसे पहले जो देखेंगे दैट इज़ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ 50% रिजर्वेशन कैप आई कैसे. देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिबेट्स 1946 से 49 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने ये कहा था रिजर्वेशंस मस्ट रिमेन लिमिटेड टू एंश्योर that the right to equality of opportunity is preserved for all citizens. उनका मिसयूज ना हो, रिजर्वेशंस को लिमिटेड रखना है, ठीक है, ताकि जिनको सच में ज़रूरत है वो इसको यूज़ कर सके. He viewed affirmative action as temporary correctives to historic injustices, not permanent privileges. This is a very big thing. See, उन्होंने ये कहा था कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. नेक्स्ट, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) रिजर्वेशंस की बात करते हैं, रिजर्वेशंस दे सकते हैं, दे मस्ट बी रीजनेबल एंड शुड नॉट एनिहिलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ओके, और इसमें ये कहा था कि 50% इज़ अ फेयर लिमिट, इससे ज़्यादा फालतू में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वॉज स्टेट ऑफ केरल, NM थॉमस. हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, इसके अंदर 9 जजेस का बेंच बैठा था जिसने कहा कि 27% OBC कोटा हो, ठीक है, while firmly capping total reservations at 50% unless extraordinary circumstances exist. देखो, हम ये जानते हैं कि OBCs को 27% दिया जाता है, ठीक है, एंड ऐसे ही 15% एंड 7.5% करके दिया जाता है, एंड अभी तो वो भी आ गया है EWS का, ठीक है. जब तक टोटल जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ना हो तब तक 50% तक ही रखना है टोटल को. ओके, ये याद रखना है. एंड इस केस के बाद OBCs के लिए क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल आया, ठीक है. देन रीसेंट डेवलपमेंट्स, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में, इट इज़ अगेन फॉर आंसर राइटिंग ओनली. इसके अंदर EWS के लिए जो रिजर्वेशन आया 10%, उसको अपहोल्ड किया गया था फॉर अपर कास्ट पुअर पीपल. अब यहाँ पे फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी. देखो, फॉर्मल इक्वालिटी के अंदर क्या है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए अंडर द लॉ, ठीक है. एग्जाम्पल, रिजर्वेशन एज अ डिपार्चर फ्रॉम इक्वालिटी हेंस कैप्ड एट 50%. सब्सटैंटिव इक्वालिटी मैंने बताया कि हिस्टोरिकली वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आ रहे थे, तो उस वजह से उनको रिजर्वेशन अब मिलना चाहिए ताकि वो जो इक्वालिटी की उनको ज़रूरत है अभी वो मिल सके उनको, ठीक है. Thus, the cap reflects formal equality, but the demand to exceed it stems from the logic of substantive equality. कि भाई इनको हिस्टोरिकली बहुत ऐसे रखा गया था, इस वजह से होना चाहिए, लेकिन कैप जो है इट रिफ्लेक्ट्स फॉर्मल इक्वालिटी अभी, ओके, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. सो येस, इट शुड इंक्रीज बियॉन्ड 50%. क्यों? सबसे पहला रीज़न है डेमोग्राफिक रियलिटी. देखो, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो इंडिया की अराउंड ओवर 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 60% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है. ये मंडल कमीशन ने बताया था. लेकिन
अभी जो 50% की सीलिंग है रिजर्वेशन की, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। ग्रोइंग पॉलिटिकल डिमांड्स, देखो जैसे कि बिहार के अंदर पार्टीज़ हैं कुछ जो ऐसे बोल रही हैं कि भाई जो रिजर्वेशन है उसको तो आप 85% तक कम से कम बढ़ाओ, या इतने कोटाज बढ़ाओ, ये करो वो करो। तो पॉलिटिकल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अनइक्वल बेनिफिट्स, रोहिणी कमीशन जो था 2017 से 23, उसने क्या देखा कि 97% ऑफ ओबीसी बेनिफिट्स जो हैं, ओबीसी क्लासेस को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसके 97% जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, 25% सबकास्ट को जा रहे हैं। लेकिन जो अराउंड 1000 ओबीसी कास्ट हैं उनकी ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। तो भाई जहाँ तक बेनिफिट्स जाने चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, एनएम थॉमस केस, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी कौन से वाले केस से रिलेटेड है। दैट इज एनएम थॉमस केस ऑफ 1975। इसमें क्या कहा गया था कि रिजर्वेशंस आर नॉट एक्सेप्शंस बट कंटिन्यूएशंस ऑफ इक्वालिटी, ये याद रखना है। स्टेट प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्टेट्स हो गई तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में पहले ही 50% से ज़्यादा रिजर्वेशंस हो चुकी हैं, ठीक है, बढ़ा दी गई हैं स्टेट्स के अंदर। और नेक्स्ट इज़ नो, ये 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए रिजर्वेशन। तो इसके रीजंस क्या है? पहला है जुडिशियल प्रेसिडेंट। इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि भाई 50% इज़ द ओके थिंग, इतनी लिमिट काफ़ी है, ठीक है। वेकेंट सीट्स, गवर्नमेंट का डेटा खुद ये कहता है कि 40 से 50% ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज जो हैं वो अनफिल्ड रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो इतनी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है फालतू में। नेक्स्ट रीज़न इज क्रीमी लेयर प्रॉब्लम। इवन ओबीसीज के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। जजेस इन दविंदर सिंह 2024 का ये है, दविंदर सिंह का जो था उसमें जजेस ने कहा है कि सेम ये जो क्रीमी लेयर वाली चीज़ है ना, ये एससीज और एसटीज में भी लेके आओ, तो ये और प्रॉब्लम। रिस्क टू एफिशिएंसी, अगर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन या कोटास को बढ़ाया जाएगा ना, देन दैट विल, एक होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी के लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ बन जाएगी कि भाई हर चीज़ में रिजर्वेशन, हर चीज़ में कोटा। ऑल्टरनेटिव फोकस नीडेड, इसमें यह कहा गया है कि कोटास को बढ़ाने की जगह आप रिफॉर्म्स लेकर आओ ना, जैसे कास्ट सेंसस, सब कैटेगराइजेशन, बैकलॉग वैकेंसीज जो है उनको फिल करो पहले, ठीक है। वे अहेड, क्या किया जाना चाहिए? एम्पेरिकल फाउंडेशंस, देखो 2027 में ना एक काम करो, कास्ट सेंसस करवाओ ताकि हमें ये पता चले कि एक्यूरेट डेटा मिले हमें रैशनल रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, की ज़रूरत क्या है, कहाँ है, कैसी है, कितनी है, ठीक है। सब कैटेगराइजेशन, अगेन रोहिणी कमीशन ने ये कहा कि ओबीसी के अंदर इस चीज़ को लेकर आओ। कंसिडर 2 टियर सिस्टम फॉर एससीज एसटीज, अगेन वही क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर भी लेकर आओ। डायनेमिक कैप नॉट फिक्स्ड, 50% की जो ये सीलिंग है इसको फिर से एग्जामिन करो, क्योंकि हमारे देश की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको देखो 50% सीलिंग को। एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स विद एक्सेप्शनल बैकवर्ड क्लास प्रोपोर्शंस, देखो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस ज़्यादा हैं, ठीक है, हर स्टेट्स में होते हैं, बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर एक तरीके की जो है वो ज़्यादा है, बैकवर्ड क्लासेस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। बियॉन्ड कोटा, देखो कोटा से भी बाहर निकल के भी कुछ देखो, फोकस ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, ठीक है। कास्ट कोटास के साथ साथ इकोनॉमिक चीज़ों पर भी काम करो। बैलेंस इक्विटी विद एफिशिएंसी, देखो रिजर्वेशन जो है एम्पावरमेंट के लिए एक टूल रहना चाहिए, एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए,
परमानेंट एंटाइटलमेंट्स के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मेरिटोक्रेसी है और सोशल जस्टिस है, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये देखो कि एम्पावरमेंट भी साथ में हो रही है या नहीं। बेनिफिट्स उधर अगर जाने चाहिए जहाँ आपने रिजर्वेशन दी है, वहाँ अगर बेनिफिट्स जाने चाहिए तो वो बेनिफिट्स वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये भी देखना है। कंक्लूजन देखो, 50% रिजर्वेशन कैप जो है ये जुडिशियल लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है हमारे कि सिर्फ इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये एक जुडिशियल लिमिट है बस, ठीक है। ये जो रिजर्वेशन है, इट इज़ एम्ड एट बैलेंस एंड एफिशिएंसी लाने के लिए, ठीक है। और इवॉल्विंग सोशल रियलिटीज़ कॉल फॉर अ फ्लेक्सिबल डेटा ड्रिवन अप्रोच विद कास्ट सेंसस, सब कैटेगराइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें की। और साथ में रिजर्वेशंस जो हैं दे इंश्योर कि ये जो रिजर्वेशंस हैं दे आर यूज्ड एज अ टूल फॉर जस्टिस फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल रेदर देन अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़, ये जो लाइंस लिखी है ना कंक्लूजन में, किसी भी टॉपिक के कंक्लूजन में जो लाइंस लिखी हैं, अगर आप एज इट इज़ उनको समझ लो ना और वो लिखो आंसर राइटिंग के अंदर कंक्लूजन में, बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत सही रहेगा। इसीलिए मैं इनको रेड से मार्क करके रखती हूँ, ठीक है। सो इसके बाद जो है ये लद्दाख प्रोटेस्ट अगली वाली वीडियो में हम करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं एंड बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे। सो अगली वाली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।